हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में करना है अपने पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। इसमें जनरली हमें कोई ऐसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखना किसी वैसे जैसे अभी तक पॉलिटिक्स का हम देखते आ रहे थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। इसमें हमें एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसमें हमें बात करना है अबाउट द एनवायरनमेंट and about the natural resources, ठीक, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पॉलिटिक्स होती है उनको लेकर, है ना, उनके लिए क्या लड़ाइयाँ हो रही, क्या कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके कारण, और उनको मतलब उनसे कह सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या क्या कॉजेज़, उसको क्या कॉजेज़ हैं उनके, और क्या उससे हार्मफुल इफेक्ट होंगे, वो सब हमें देखना है। ठीक है। जैसे हमने अभी तक देख रहे थे कि 1945 से हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक तरह से स्टार्ट कर रहे थे। वो तो एक्चुअली होती 1990 से, बट पहला चैप्टर बात करता है इस बुक का फ्रॉम 1945 टू वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक तरह से हम इंडिया के पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो जितनी भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थी इंडिया की और जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो हमने इस बुक में अभी तक कवर किया। ठीक है। तो इसमें 1960s आते आते एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा इवेंट होता है विच इज़ द राइज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म या फिर एनवायरमेंटलिस्ट्स। राइज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ठीक। एंड देन कुछ टाइम आगे चल के एक नया इवेंट होता है इन 1992 एंड वो होता है द अर्थ समिट। द अर्थ समिट, ठीक है, जिसमें जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज थे दुनिया के वो सेंटर स्टेज पे आ गए। किसके सेंटर स्टेज पे? सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ओके। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें मेंशन इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। व्हाट आर द इश्यूज इफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। सेकेंड। हाँ, तो कुछ पहले तो कुछ कंसर्न्स देख लेते हैं वर्ल्ड में एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लाइक कुछ फैक्ट्स हैं कि दुनिया में जितना भी कल्टिवेबल एरिया है, कल्टिवेबल एरिया ऑफ द वर्ल्ड जिस पे खेती किसानी की जा सकती है, इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। एंड जितना भी एग्जिस्टिंग लैंड है इसके साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी लूज़ हो रही है। द फर्टिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक। दूसरा जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स वो ओवरग्रेज हो रहे हैं, ओवरग्रेजिंग हो रही है उनमें। प्लस जितने फिशरीज फिश से रिलेटेड है, फिर मैरीन नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एनिमल लाइफ को लेके वो ओवर हार्वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। वाटर बॉडीज का डिप्लीशन हो रहा है। वाटर बॉडीज डिप्लीशन। एंड जितना बचा भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2016 बात करती है अबाउट कि कैसे दुनिया में 663 मिलियन पीपल्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने के लिए। एंड दूसरी थिंग, 2.4 बिलियन पीपल हैड नो सैनिटेशन फैसिलिटीज। एंड इससे इन दोनों चीज़ों के कारण देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन या फिर और मोर 3 मिलियन और मोर चिल्ड्रंस डेथ पर ईयर होती है।
ठीक। देन बाकी चीज़ें भी हैं लाइक द नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं वो जो स्टेबलाइज करते हैं क्लाइमेट को, वाटर सप्लाईज मॉडरेट करते हैं, हार्बर करते हैं। अब वास्ट बायोडाइवर्सिटी उनको काटा जा रहा है, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, लोकल पीपल हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। एंड देन ऑल्सो देयर इज अ स्टीडी डिक्लाइन इन द ओजोन लेयर में स्टीडी डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी लैंड कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओपन सी जो है लाइक फॉर एग्जांपल ये लैंड है ऐसे, एंड यहाँ से ओशन शुरू हो रहा है। तो जो कोस्टल एरिया है, जो ये वाला एरिया रहेगा, इट इज़ वेरी मच पॉल्यूटेड। ओपन सीज जो रहती है, मतलब थोड़ा आगे जाने पे जहाँ पे आसपास कोई लैंड नहीं है, दीज आर रिलेटिवली क्लीन, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। बट कोस्टल एरियाज आर वेरी पॉल्यूटेड। वहाँ की वाटर क्वालिटी का डिटोरिएशन हो रहा है, जिससे वहाँ पे जो रहने वाले कह सकते हो जानवर हैं, जो फिशरीज, दे आर ऑल्सो फेसिंग सम मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो हिस्ट्री अगर इसकी क्रोनोलॉजी वाइज बात करें तो 1960s में देयर वाज राइज ऑफ एनवायरमेंटलिज्म का राइज देखने को मिलता है। देन इसके बाद क्या होता है, 1972 में क्लब ऑफ रोम, अ ग्लोबल थिंक टैंक, ये एक बुक पब्लिश करते हैं, पब्लिश्ड अ बुक जिसका नाम होता है लिमिट्स टू ग्रोथ। एंड ये बुक बात करती है अबाउट द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक, देन इसके बाद थोड़ा खबर वगैरह इंटरनेशनल एजेंसीज के पास पहुंचती हैं, लाइक यूएन हो गया, और जितने भी और एनजीओज थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनको वो थोड़ा अवेयर होते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सेटअप होता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल कन्फ्रेंसेस करवाते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और करते हैं ये लोग, डिटेल स्टडीज़ वगैरह, इससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे डिटेल स्टडीज़ प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, और एक इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव रिस्पांस देखने को मिले। ठीक, एंड इसके कारण क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट था, द टॉपिक एनवायरनमेंट, द मैटर एनवायरनमेंट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट की बात होने लगी। ठीक, एंड इसी ग्रोइंग फोकस, जो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रोइंग फोकस था लोगों का, वो जाके शेप लेता है इन 1992 द UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं द अर्थ समिट और द रियो समिट। अब इसके पहले भी कुछ इवेंट्स हुए थे, लाइक इन 1983 था क्या, वन सेकेंड यहाँ से देखो। सो इन 1983 एक कमीशन बनता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। एंड इस कमीशन को हेड कर रही होती हैं ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, एंड इसी को कहते हैं द ब्रंटलैंड कमीशन। एंड फिर इसकी रिपोर्ट 4 साल बाद इन 1987 रिलीज होती है, इसको कहते हैं द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आवर
कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें बात होती है अबाउट कैसे कि हमें एफ सस्टेन करना है तो ऐसे वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड विद द एनवायरनमेंट। जितना नेचर अलाउ कर रहा है केवल उतनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे वी कैन इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। एंड द वर्ड सस्टेनेबिलिटी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन दिस रिपोर्ट, नॉट सस्टेनेबिलिटी बट द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार इस रिपोर्ट में होती है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देन आगे चल के अर्थ समिट हो रहा है UNCED में, इसको टोटल 170 स्टेट्स अटेंड कर रहे हैं एंड thousands of NGOs आर अटेंडिंग इट एंड मैनी MNCs एज वेल। क्योंकि मेजर कॉज जो है, मतलब जो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मच ऑफ पॉल्यूशन आर MNCs, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये UNCED में बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। जो मीटिंग होती है इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं एंड इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की जाती हैं। लाइक इसमें बात होती है कि ये प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, हमको इसको रिड्यूस करना है। तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग जो देश थे, जितने भी कंट्रीज थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी रहेगी। ज़्यादा कम क्यों? क्योंकि ये जो आज 1960s या फिर 1960s के बाद से जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, नॉट पोल्यूशन बट दी, कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स देखने को मिल रहे हैं, द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स were the industrialized countries, which were from Europe and North America. Of course इसमें और भी कंट्रीज हैं कुछ, लाइक ऑस्ट्रेलिया और जितनी कुछ टाइम पे और ग्लोबल नॉर्थ पे कंट्रीज आती थी। सो ऑल द ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज, नॉर्थ कंट्रीज जनरली उन कंट्रीज के लिए यूज करते हैं टर्म विच आर डेवलप्ड। इससे इसका कोई मतलब नहीं कि उनकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है कि साउथ में, लाइक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ता है, बट देन ऑल्सो इट कम्स ऑन ग्लोबल नॉर्थ। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, इफ वो भले साउथ में है बट इफ इट इज डेवलप्ड देन इट विल बी कंसिडर्ड इन द ग्लोबल नॉर्थ। एंड ग्लोबल साउथ में जनरली वो कंट्रीज होती हैं जो विच आर पुअर, द पुअर कंट्रीज आर कंसिडर्ड इन ग्लोबल साउथ। तो ऐसा माना गया कि ग्लोबल नॉर्थ की जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उन्होंने उनकी इंडस्ट्रीज में जो एमिशंस किए हैं उससे ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है एनवायरनमेंट का, एंड इसीलिए दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग इट एज वेल। एंड पुअर कंट्रीज को एग्जम्पशन दिया गया कि आपको उतना ज़्यादा इसमें अपनी वो सेक्रीफाइसेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप अपना डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक इसमें इंडिया और चाइना ऐसी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि आपको भी जितना एमिशन करना हो उतना कर सकते हैं अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज डेवलप बनाने के लिए। उसके बाद एक टाइम बाद जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको भी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बात होती है, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है। एंड इसमें बात होती है वैसे उन चीज़ों की जो किसी एक की नहीं है ना, किसी एक की नहीं, मतलब ये अर्थ है एंड इसके चारों तरफ देयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर और मास ऑफ एयर, अरे ठीक है, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये तो किसी एक कंट्री का है नहीं, ठीक है, इट इज कॉमन रिसोर्स, सबका है, पूरी अर्थ का है। एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड है अर्थ में ही, या फिर एक काम कर लो, ऐसा कर लो, ये अर्थ है, ये अर्थ का एकदम लैंड वाला पोर्शन है एंड इसके ऊपर
से ओशियानिक बाउंड्रीज, ओशियन ओशियन है, ये बाउंड्रीज का बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ओशियन है, तो ये जो ओशियन के अंदर की ज़मीन है, द ओशियन फ्लोर, ये किसी एक कंट्री का नहीं है। देन ये अर्थ के सदर्न पोल पे द लैंड मास ऑफ एंटार्क्टिका, ये किसी एक कंट्री का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई इनहेबिटेड एरिया तो है नहीं, पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब कह सकते हो नेचुरल टाइप का एरिया है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़ीरो है। देन एक चीज़, ये एटमॉस्फेयर के बाहर, ये एटमॉस्फेयर के बाहर का रीजन, द आउटर स्पेस, ये भी किसी एक कंट्री का नहीं है। सो देयर आर 4 ग्लोबल कॉमन्स, नेमली ओशियन फ्लो, एंटार्क्टिका, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड द आउटर स्पेस। तो इनके प्रोटेक्शन की बात थी कि इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बिकॉज दीज आर कॉमन्स, तो इनकी जिम्मेदारी होगी सबकी। तो इसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, एग्रीमेंट्स लाइक इन 1959 ट्रीटी होती है, द एंटार्क्टिक ट्रीटी। देन इन 1987 ओजोन लेयर के लिए ट्रीटी होती है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कनाडा, एंड उस 1986 में एक्चुअली ओजोन होल डिस्कवर होता है, इसके लिए अगले साल ही ओजोन होल को बढ़ने से रोकने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है। देन इन 1991 देयर वाज द एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह कुछ एग्रीमेंट्स हुए, इन सब में कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ कि हाँ, हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, और एक फिक्स डेफिनेट एनवायरमेंटल एजेंडाज की लिस्ट बनी जिनको फॉलो करना है सबको। बट अभी भी कह सकते हो कि जब ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होने की बात चल रही थी बिफोर 1980s, तो लोग ये था कि वेग एविडेंसेस करने, क्या सच में कोई क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या सच में ऐसी कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफ आने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं था। बट 1986 जब ओजोन होल डिस्कवर होता है तो लोग फिर अवेयर होते हैं, इसीलिए फिर जल्दी जल्दी कुछ ट्रीटीज की जाती हैं, लाइक 1987, 1991, देन 1997 में द क्योटो प्रोटोकॉल, एंड फिर 1997 के बाद इस क्योटो प्रोटोकॉल को 2014 और आई गेस 15 में इसको चेंज किया गया था टू पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। देन नो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हमने कर ली है पहले ही, कि जो नॉर्थ के जो जितने भी लोग हैं वो लोग कहते थे कि जितने भी अर्थ में आज क्लाइमेटिक या फिर एनवायरमेंटल वो आ रही हैं, कैटास्ट्रॉफ आ रहा है, उसके लिए सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बट सदर्न कंट्रीज, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, वो कहती थी कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इतने ज़्यादा एमिशंस किए उनकी इंडस्ट्रीज से कि उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया, और उनका इसमें पोर्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए, उनको डेवलपमेंट करवाने के लिए, सो उनको इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। इसीलिए उनके लिए जब भी कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क वगैरह बनाया जाए तो उनके लिए स्पेशल नीड्स वगैरह ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ध्यान में रखा जाए, ये उनकी डिमांड थी। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया रियो डिक्लेरेशन में, अर्थ समिट में 1992 में, जहाँ प्रिंसिपल आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। एंड 1992 में इसी अर्थ समिट से 1992 में इसी अर्थ समिट से निकलता है एक प्रिंसिपल और एक फ्रेमवर्क, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट की जाती है द डिमांड्स ऑफ साउथ, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए इसके बाद इसी प्रिंसिपल के अंडर जब एक एग्रीमेंट किया जाता है इन रूल्स, जिसमें रूल्स मेंशन थे इस फ्रेमवर्क में, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए और इंटरनेशनली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो इज अ प्लेस इन जापान। क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसमें इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया, इनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है कि आपको अभी कोई एमिशंस वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंट्रीज़ पे एक एमिशन की लिमिट लगाई कि आपको इस साल में ऑन गिवन ईयर आपको इतना ही एमिशन आप कर सकते हो, आप अलाउड है आपको करना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हर साल आपको ये एमिशन कट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन जनरल इसमें बात हो रही थी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की, ठीक। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, what are the common property resources? The common property resources or the CPRs, ये वैसे ज्योग्राफी में भी, क्लास 12 ज्योग्राफी में भी दिया गया इनके बारे में। तो ये कुछ नहीं होती, दे आर लाइक कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है एंड लैंड किसी एक का नहीं, मतलब ये सबका है, किसी एक का नहीं, मतलब सबका, सब लोग यूज कर सकते हैं। तो जब एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता है कि ये लैंड सब यूज रहेगा, और आज के ज़माने में कह सकते हो और गवर्नमेंट लैंड है, तो गवर्नमेंट लैंड जो होता है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिपोर्ट होता है, तो कोई भी यूज कर सकता है लाइक अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो इस तरह के लैंड के लिए लोगों को क्या होता है कि इसको यूज करने का राइट्स तो रहेगा उनके पास, बट दे ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट दीज लैंड। अब तो इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कोई गांव है, उस गांव में इतना खाली इलाका पड़ा हुआ है जहाँ पे जंगल वगैरह हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिसेस भी रहती हैं कि ये एरिया है, यहाँ पे सब लोग अपना आके, किसी को फ्यूल वुड्स वगैरह कलेक्ट करना है, सूखी लकड़ियों को काटना है वो काट सकता है, यहाँ पे अपनी किसी को ग्रेजिंग वगैरह करवानी है अपने जानवरों को वो करवा सकते हैं। तो सभी मेंबर्स के पास राइट्स होते हैं, बट इसको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि टाइम के साथ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी ड्विंडल कर रहे हैं। जैसे हमने इनिशियली पढ़ा था चैप्टर में, कल्टिवेबल लैंड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि पहले तो कम क्यों हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे अभी तक फार्मिंग होती थी वहाँ पे अब घर बनेंगे लोगों के, एंड जब इनमें घर बनेंगे तो खेती कहाँ होगी, खेती बाकी जितना लैंड बचा है उसको रिक्लेम करके वहाँ खेती वगैरह करेंगे। एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स के अलावा जो CPRs होते हैं उनको भी इंक्रोच किया जाता है, दीज आर ऑल्सो इंक्रोच्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लैंड, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के कारण ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हुआ करते थे गांव वगैरह में, उनका साइज़ कम हो रहा है, उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है, उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो कुछ लोग गाँव के जो पुअर्स होते थे, जो कम्प्लीटली CPRs पे डिपेंडेंट होते थे वहाँ की फ्यूल वुड के लिए, वहाँ पे पानी वगैरह भरने के लिए तालाब वगैरह से, उनकी ज़िंदगी अब धीरे धीरे डिग्रेड करती जा रही है, ठीक है। नाउ what are the India's stands on environmental issues? India's stand on the environmental issues. India's stand on environmental issues. So India क्योटो प्रोटोकॉल को भले इंडिया को एक्सेप्ट किया गया था, बट इंडिया इसको एक्सेप्ट करके साइन एंड रेटिफाई करता है इन 2002 अगस्त में, ठीक है। तो इंडिया, चाइना और भी डेवलपिंग कंट्रीज को इससे एक्सेप्ट किया गया था बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत कम था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, जिसके कारण माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है आज, ठीक है। एंड बहुत सी जो क्रिटिक्स थे क्योटो प्रोटोकॉल के, वो पॉइंट करते हैं कि बहुत ही जल्द इंडिया और चाइना भी उन कंट्रीज के लिस्ट में आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कैसे धीरे धीरे GHG एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने लगेंगे। बट इसके काउंटर में ऑन द G8 मीटिंग में इन 2005 जून G8 मीटिंग में इंडिया पॉइंट आउट करता है कि जो पर कैपिटा एमिशन है
द पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का पर कैपिटा रेट एमिशन उतना जितना डेवलप्ड कंट्रीज ने कर चुका है, उसके कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज का एमिशन बढ़ने के बाद भी टाइनी फ्रैक्शन रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो एमिशन था बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इंडिया के व्यू में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी ही चाहिए और डेवलप्ड वर्ल्ड को एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये इंडिया की पोजीशन थी, ठीक है। अब इंडिया की जो पोजीशन थी वो हमें UNFCCC में देखने को मिलती भी है आगे चल के, जब ये UNFCCC साइन होता है तो, ठीक ना। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की पहली प्रायोरिटी ये थी कि उन्हें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उनको उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, तो एमिशन भी होगा। तो इसीलिए इंडिया और चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज़ थोड़ा एक तरह से रिलेक्टेंट थी कि UNFCCC में जो डिस्कशंस होंगे उसमें कहीं ऐसा ना हो कि बाइंडिंग कमिटमेंट्स आ जाएं सभी कंट्रीज़ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करना है, क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो ज़रूरत है इसकी। बट फिर भी इंडिया इस तरह की बात, जब इस तरह के डिस्कशन होते हैं, इंडिया उसको डिस्क्रिमिनेटरी बोल के आर्ग्यूमेंट देता है कि जब इंडिया का 2030 में पर कैपिटा एमिशन बढ़ेगा भी तो वो 1.6 टन जाएगा, जो कि जब 2000 में वर्ल्ड एवरेज है, 2000 ईयर में जो वर्ल्ड एवरेज है, 2000 ईयर में जो वर्ल्ड एवरेज है 3.8 टन्स, उसके आधे से भी कम रहेगा, ठीक है। बट फिर भी इंडिया ने कुछ कैसे तो अपनी तरफ से बहुत से इनिशिएटिव्स लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, सोलर मिशन एक्ट, सोलर मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इस तरह के बहुत से एक्ट्स हैं जो ज़्यादा अपने काम के हैं नहीं, अपने काम के कुछ 2-3 ही हैं, लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, देन नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट of 2003, then Energy Act of 2001, ठीक है, एंड द नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, जिसमें 11 मिलियन हेक्टेयर लैंड को खाली किया गया था कि उसमें 2011-12 तक में बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक। देन पेरिस एग्रीमेंट होता है 2015 में, उसको भी इंडिया रेटिफाई करता है अगले ही साल 2016 में, ठीक है। नाउ अब इंडिया एक रिव्यू प्रोवाइड करता है अर्थ समिट का 1997। इंडिया रिव्यू प्रोवाइड करता है द रिव्यू इन 1997 ऑफ अर्थ समिट एंड कंक्लूजन देता है कि अर्थ समिट का कोई मीनिंगफुल यूज़ निकला ही नहीं है, क्योंकि अभी भी जितनी भी ट्रांसफर ऑफ न्यू एंड जो एडिशनल टेक्नोलॉजीज़ थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं किया गया है। जितने एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना था डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, वो सब नहीं दिया गया है, ठीक है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर से फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफ़र ही नहीं हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो कि नेसेसरी थे, जिससे वो अपने UNFCCC के अंडर जो कमिटमेंट्स थी उसको फुलफिल कर सके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। नाउ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स देख लेते हैं कुछ। एनवायरनमेंट को लेकर बहुत से मूवमेंट्स भी हुए हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बहुत से हुए हैं, लाइक फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स, जैसे हुआ है साउथ में, मतलब ग्लोबल साउथ में होता है, लाइक मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ठीक है। देन मिनरल बेस्ड मूवमेंट्स भी हुए हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक सदर्न इकोनॉमीज़ में जब लिबरलाइजेशन होता था तो MNCs उसमें क्या होती थी कि मिनरल इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत से मिनरल एक्सट्रैक्शन, यूज़ ऑफ केमिकल्स, पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज एटसेट्रा चीज़ें करती थी, जिसके कारण वो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता था। लाइक फिलीपींस में होता ऐसा है कि वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन करके ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके अगेंस्ट में बहुत से मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। देन मूवमेंट्स अगेंस्ट द मेगा डैम्स,
against mega dams, and the movements against mega dams are also called pro river movements, जिसमें मेगा डैम्स वगैरह के को जो बनाया जाता है उसको अपोज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होता है एंड फिशरीज, एक्वाफायर रिसोर्सेज, ये सब और रिवर हेल्थ, ये सब हार्म होती है. So 1980s में there was first anti-dam movement in the north. In 1980 there was first anti-dam movement in the north, which was in the Franklin River and surrounding forests in Australia. ऑस्ट्रेलिया में पहली बार होता है. एंड धीरे धीरे फिर अब एंटी डैम मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा साउथ में फैल जाते हैं, लाइक तुर्की, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया. इन इंडिया देयर इज़ अ प्रोमिनेंट मूवमेंट विच इज़ द नर्मदा बचाओ आंदोलन. And these movements are relatively non-violent. Now, resource geopolitics. रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जनरली होती है कि किस तरह के रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है कौन सी कंट्री, है ना. उसमें मतलब हु एक्वायर्स व्हाट, उसकी बात होती है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में. तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड पे क्या था, क्रिटिकल सप्लाई जो थी जनरली वो ऑयल हुआ करता था, मेन रिसोर्स ऑयल था. तो उसको एक्वायर करने के लिए जो सुपर पावर्स थी उन्होंने अपने अपने कंट्रोल जमाए हुए थे. लाइक यूएसए अपना पूरा कंट्रोल रख रहा था मिडिल ईस्ट में. रशिया के पास रशिया के पास ऑयल रिजर्व्स रहते थे. वो ही बहुत बार ट्राई करता था कि बाकी कंट्रीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करे हिसार के अंदर, और बाकी नई नई कंट्रीज़ अपने अंडर में दोनों सुपर पावर्स इनकॉर्पोरेट करने में लगे रहते थे. बट कोल्ड वॉर के टाइम पे तो देखो इस तरह की चीज़ें मिलिट्री, पपेट गवर्नमेंट, एमएनसीज को बढ़ावा देकर अचीव कर ली गई. बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब आफ्टर डिसइंटीग्रेशन तो ऑयल फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा और डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का. सो इसके बाद वॉर्स एंड स्ट्रगल्स होने लगे, टू एक्वायर द रिसोर्सेज, जनरली इन वेस्ट एशियन सेंट्रल एशिया में. एंड धीरे धीरे कहा जा रहा है कि ऑयल से हटके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विल बी वाटर. इन वाटर के लिए बहुत से डिसएग्रीमेंट्स वगैरह होंगी, लड़ाई वगैरह होंगी. फॉर एग्जांपल जैसे इज़राइल, सीरिया एंड जॉर्डन, इनके बीच में वायलेंस हुआ 1950s एंड 60s टू डाइवर्ट जॉर्डन एंड यारमुक रिवर्स. देन तुर्की, सीरिया एंड इराक के बीच में होता है टू बिल्ड अ डैम ऑन यूफ्रेट्स रिवर. ठीक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स. तो जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रही है, जहाँ पे भी जंगल काटे जा रहे हैं, नदी के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे आसपास के गाँव को डिस्प्लेस किया जा रहा है, वहाँ के जो लोग थे, इंडिजिनस पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सफ़र करना पड़ता है. तो उनके लिए बहुत से राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं. तो यूएन डिफाइंस इंडिजिनस पीपल की वैसे लोगों के डिसेंडेंट जो उस टाइम से किसी लैंड में बसे हों जब वहाँ पे कोई नहीं था, जब वहाँ पे यूरोपियंस एक तरह से या फिर डिफरेंट एथनिक कल्चर के लोग अराइव नहीं किए थे. ठीक है. तो इंडिजिनस पीपल अलग अलग जगह के अलग लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता है. लाइक इन फिलीपींस कॉर्डिलेरा रीजन में देयर इज अबाउट 20 lakhs इंडिजिनस पीपल. चिली में मपूचे ट्राइब रहती है, अबाउट 10 lakh. बांग्लादेश में चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, ऑन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 60 lakh इंडिजिनस पीपल रहते हैं. इन नॉर्थ अमेरिका दे आर द नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स और द रेड इंडियंस, अबाउट 35 lakh. पनामा में 50,000 कूना ट्राइब रिसाइड करती है. एंड इन सोवियत नॉर्थ में 10 lakhs स्मॉल पीपल, वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब का नाम है. 10 lakh स्मॉल पीपल रहते हैं. एंड बहुत से इंडिजिनस पीपल ऐसे वॉइस उठाते हैं कि हमें एक तरह से बराबरी पे लेके आओ नॉर्मल लोगों के साथ, हमें उनके साथ घुलना मिलना है और बाकी राइट्स एंजॉय करने. बहुत से लोग रहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोग जो सेंट्रल या फिर साउथ अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका के जो ट्राइबल रीजन्स हो गए, साउथ ईस्ट एशिया के हो गए, ओशियानिया लाइक ऑस्ट्रेलिया. फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया है
तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत से आइलैंड्स हैं, इनको जनरली कहते हैं पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया। यहाँ पे बहुत से पहले आए हुए लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी इक्वल्स बनना है। एंड दे यूज द टर्म फ्रॉम द सिंस द टाइम इमेमोरियल, मतलब हम बहुत टाइम से, जब से समय की शुरुआत, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया में द इंडिजिनस पीपल आर एसटीज, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी पॉपुलेशन रफली 8% है। देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन कल्टिवेशन ऑफ लैंड, एंड उनके पास इनिशियली हमेशा से उनके पास एक्सेस ऑफ इनफ लैंड था, क्योंकि कहीं भी खेती किसानी करते थे, देन उस जगह को छोड़ के शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हुए आगे निकल जाते थे। बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स आउटसाइड एजेंसीज इंटरफेयर करने लगी, वो लोग फॉरेस्ट वगैरह को अपना वो बताने लगे, वहाँ पर उन लोग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के अकॉर्डिंग उसको कट कर रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स बना रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट की पूरी जीन्स को चेंज करके वहाँ पे जो पुराने स्पीशीज थे उनको वाइप आउट करके नए प्लांट्स उगा रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ड्यूरिंग 1970s बहुत से इंडिजिनस लीडर ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड वो लोग बनाते हैं इन 1975 द वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनस पीपल। एंड ये डिमांड मतलब एक तरह से फिर इसको बनने के बाद इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द 11 NGO जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है फ्रॉम UN। मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी इशू वगैरह अगर UN में डिस्कस होगा तो उस डिसीजन लेने से पहले इनसे कंसल्ट किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अवर चैप्टर। हमारा केवल एक चैप्टर बचा है इस बुक में, मिलते हैं उस चैप्टर में। टिल देन थैंक यू।